अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 की क्लास 0। जी हाँ, 2.4 को स्टार्ट करने लगे हैं। सो एज यूजुअल जैसे कि हम हर एक्सरसाइज की क्लास 0 रख लेते हैं जब भी कुछ सीखने को मिलता है। लिटरली टेलिंग यू 2.1, 2.2, 2.3 जिनकी भी प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब चैनल पर मैंने सेव कर दी है। चैप्टर 1 की पूरी हर क्लास की प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब चैनल पे मैंने सेव कर दी है। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि पहले आप ये अप्रोच को फॉलो करो कि जब भी कोई एक्सरसाइज देखनी, मैथ के क्वेश्चन देखने हैं, तो बेटर वे यही है कि आप प्लेलिस्ट को प्ले किया करो, प्लेलिस्ट में जाया करो वीडियोस में जाने की बजाय। ओके, द सेकंड थिंग इज़ क्लास 0 देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 2.4 की भी और बाकी सब की भी। 2.4 की इसलिए स्पेशली ज़रूरी है कि क्लास 0 ने काम आना है 2.4 ऑन द होल एंड 2.5 भी ऑन द होल। जी हाँ, दोनों एक्सरसाइजेज में आपकी ये वाली जो क्लास है, क्लास 0 आपके बहुत काम आएगी। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि जितनी भी क्लासेज अब तक हम पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, उनकी भी क्लास 0 जिन जिन की हैं वो ज़रूर देखा करो। अब जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको बोर कम करता हूँ। बात यह है कि एक्सरसाइज 2.4 में जब हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चंस पे और करना शुरू कर देते हैं। आई लिटरली टेलिंग यू क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है मैथमेटिक्स का, लॉजिक्स का, वो आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होता, तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो बेटर वे यही है कि आप पूरा सीखो चीज़ को। एक काम करना है क्यों ना उसको अच्छे से किया जाए। या तो हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक से। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं लॉजिक से। व्हाट इज मीन बाय लॉजिक? अगर मैं सिंपल वे में बात करूं कि लॉजिक क्या होती है, तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है। एमबीए की बुक्स हैं कुछ बिजनेस और मार्केटिंग की, तो मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत कमाल की चीज़ पता चली। वहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है मार्केटिंग में, कैप, CAP, कैपिटल्स में। देर आर थ्री मैथडोलॉजीज विच दे आर टीचिंग इन मार्केटिंग। सी का मतलब है जब वो कोई भी मार्केट के अंदर चीज़ को बेचना चाहते हैं, मार्केटिंग को ये सिखाया जाता है, मार्केटिंग की टीम को, कि बिजनेस कैसे करना है, कि किसी चीज़ को बेचना है, तो ये थ्री मैथडोलॉजी को आपने अप्रोच में लाना है, इन पे अमल करना है। ठीक है, कैप वो क्या क्या होती हैं डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि लॉजिक क्या होती है। सी मीन्स यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्वालिटीज़ बतानी है, तारीफ़ें करनी है उस चीज़ की, किस चीज़ में ये गुण है, ये क्वालिटी है, इसमें ये फ़ायदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सो मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। सो सी मीन्स करेक्टरिस्टिक्स, यू हैव टू डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। द सेकंड थिंग इज ए मीन्स एडवांटेजेस, उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे, यानी कि यूज़र को जिसको बेचने गए हैं उसको उससे बेनिफिट क्या होगा, उसको उससे फ़ायदे क्या मिलेंगे। करेक्टरिस्टिक्स बता दिए, तारीफ़ें बता दी उस चीज़ की, एडवांटेजेस बता दिए, आपको इससे फ़ायदा क्या क्या होगा। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पी, सबसे इंपॉर्टेंट काम, यानी प्रूफ। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो बातें आप कह रहे हैं वो प्रोडक्ट वो करेक्टरिस्टिक्स रखती है और ये एडवांटेजेस उस पर्सन को, यूज़र को मिलेंगे। वो जो प्रूफ है उसे ही हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक क्या चीज़ होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि टू वैल्यूज़ को ऐड करना है, सो जो आप माइंड में ऐड कर रहे हो, या मैं कहूँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो एक्चुअली एक लॉजिक है जो आपके ब्रेन में सेव हो गई है। आप कई दफ़ा सोचते होगे कि बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजी के भी और कंप्यूटर साइंस के भी, वो आपस में झगड़ते रहते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, एक पर्सन कुछ और बात कर रहा है, एक पर्सन कुछ और बात कर रहा है, लेकिन मानी उसकी जाएगी जिसकी बात लॉजिकली प्रूव हो सकेगी। आई होप सो कि आपको बात समझ आ रही है कि लॉजिक उसे कहते हैं जो एक प्रोसेस को शो करे और प्रूव करे कि ये चीज़ ऐसे होगी, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। अब आपकी इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग रिलेटेड टू दैट देयर आर four logics I have mentioned here, and the different from these is symbolic logics. Symbolic logic एक खुद से अलग टॉपिक है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन बेसिक लॉजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जब आपने नोट करना है नोट पैड पे, अपनी नोटबुक पे, तो आपने लिखना है इंडक्टिव लॉजिक। टीचरों ने जगह बचाने के लिए कंजूसी किया, लॉजिक सबके साथ नहीं लिखा, आपने लिखना है, या यू हैव टू मेंशन इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, अरिस्टोटेलियन लॉजिक, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। ठीक है, आई होप यू गेट इट। शुरू करते हैं इंडक्टिव से। इंडक्टिव मीन्स जिसकी बैकग्राउंड में, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो। व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप सेल फोन पकड़ते हो, एक नंबर डायल करते हो, यानी कि नंबर लिखा और वो डायल कर दिया। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में फ़ोन है जिसको आपने कॉल किया, वो फ़ोन कॉल मिल गई, बट बीच में क्या हुआ कि आपके जो सिग्नल्स हैं फ़ोन के, वो सीधे गए आपके टावर पे, टावर से गए आपके स्टेशन पे, नेटवर्क स्टेशन पे, वहाँ से गए उस सिटी के नेटवर्क स्टेशन पे, दुनिया में घूम फिर के कहीं भी,
और फिर उसके उस नेटवर्क स्टेशन सिटी पे जाने के बाद उस टावर पे गए जिस टावर पे करीब वो पर्सन है, और उस टावर से उसको कनेक्शन मिल गया, फ़ोन कॉल मिल गई और आपकी बात हो गई। अब इतनी बेसिक और डेप्थ नॉलेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा यार मैंने फ़ोन नंबर डायल किया और कॉल मिल गई, बट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, हाउ दिस कॉल इज़ वर्क्स एक्चुअली। तो आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। जैसे किसी डॉक्टर के पास चले जाना या खुद से इलाज कर लेना। अब डॉक्टर के पास जाएँगे तो उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज है कि वो किसी बेस पे आपको कह रहा है। बात समझ रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। जैसे किसी ने कहा आपका सर दर्द हो रहा है, ऐसा करो ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। उनका क्या है बैकग्राउंड नॉलेज, लेकिन आपको नहीं पता कि ये हो कैसे रहा है। मतलब आपने चाय पी और सर दर्द ठीक हो गया, कैसे हुआ? नो आइडिया। तो ये क्या है जिसके बैकग्राउंड में कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो, ऐसा ऐसी लॉजिक या ऐसा रूल जिसके बैकग्राउंड में कोई लॉजिक नहीं है, बस वो हो रहा है। ठीक है, जिसके बैकग्राउंड में आपके पास लॉजिक नहीं है, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक। जैसे फ़ोन कॉल मिल गई, मुझे नहीं पता कैसे मिली, सो दिस इज़ अ इंडक्टिव लॉजिक फॉर मी। और जिसे ये पता है कि कैसे कॉल मिली है, जिसे बैकग्राउंड नॉलेज कंप्लीट है, जिसे पता है ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर को आप जाके कहेंगे सर मैंने चाय पी और मेरा सर दर्द ठीक हो गया, माई हेडेक इज क्यूर्ड, ठीक हो गया। कैसे हुआ? अगर उसे वो प्रोसेस पता है डॉक्टर को, जो कि ऑब्वियसली पता ही होगा कि चाय पीने से क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आई और कैसे ठीक हुआ, केमिकल लोचा या, तो वो ब्रेन जो ठीक हुआ वो बैकग्राउंड नॉलेज उसके पास है, तो उसके पास एक्सपर्ट ओपिनियन है। तो दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्ट करना, इकट्ठा करना। मैं सम अप कर देता हूँ आसान सी बात में। ऐसी लॉजिक जिसका बैकग्राउंड नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं और आपके पास कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है, यू कांट बी एबल टू हैव एक्सपर्ट ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक। एंड वेन एवर यू आर हैविंग एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट सम लॉजिक, दैट लॉजिक इज कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक। आई होप यू गेट इट। किसी चीज़ के बारे में कोई प्रॉपर राय ना होना लेकिन उसका काम करना, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव। कि मैंने सुना है कैसे हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव। बट मेरे पास प्रूफ है, लॉजिकल प्रूफ, मुझे पता है वो काम कैसे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव। आई होप यू गेट इट राइट नाउ। या आई थिंक सो। ओके, एरिस्टोटेलियन। एरिस्टोटेलियन का मतलब अरिस्टोटल साहब जो बंदे थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी लॉजिक या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। क्रिकेट मैच खेलोगे या जीतोगे या हारोगे, पर ड्रॉ भी तो होता है, उस पर आते हैं अभी। उन्होंने क्या कहा था अरिस्टोटेलियन साहब ने कि जब भी कोई दुनिया में लॉजिक दी जाती है या कोई रूल बनाया जाता है, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा सुना दूँ, लेक्चर बेशक लेंथी हो जाएगा लेकिन नॉलेज अच्छा आएगा। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब इजाद किया, इलेक्ट्रिसिटी, हम सब पे रहमत की अल्लाह ताला ने, उनके ज़रिए से हम सब तक नॉलेज पहुँचा दिया। उन्होंने जब जंगल में लगे थे मेहनत करने, बनाने बल्ब को, तो उनका एक दोस्त उनसे मिलने आया। मैं सम अप करके जल्दी से वाक़या सुनाता हूँ, लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। तो उस दोस्त ने कहा कि थॉमस एल्वा एडिसन से कहा, थॉमस के कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ? उन्होंने कहा अप्रोक्सीमेटली 10 साल, 10 ईयर्स हो गए। 10 साल हो गए? जी हाँ। क्या कर रहे हो? मैं बल्ब इजाद कर रहा हूँ। कितने तरीके ट्राई कर चुके हो, या हाइपोथेसिस यानी कि ऑब्जर्वेशंस कितनी हो चुकी हैं? उन्होंने कहा 10,000। या द फिगर इज़ 10,000। ओ माय गॉड, 10,000 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं वो। तो फ्रेंड ने कहा अरे यार ये बेकार काम कर रहे हो तुम, तुम्हारा तो बहुत टाइम ज़ाया हो गया, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या कहा? कहते मेरा बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा हो चुका है, मुझे 1% भी कोई नुकसान नहीं हुआ और मेरा कोई वक्त ज़ाया नहीं हुआ। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि ये कैसे, 10 साल गुजर गए, 10,000 तरीके तुमने ट्राई किए और तुम नाकाम हो। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बात कही थी ना, ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा मेरा एक लम्हा भी ज़ाया नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि मुझे वो 10,000 तरीके पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बनेगा। या अगर आप कोई मतलब तजुर्बा करते हो और वो नाकाम हो जाता है तो आपने गेन किया, क्योंकि अब आपको पता है कि इस फॉर्मूला से ये चीज़ कामयाब नहीं होगी। तो अरिस्टोटल ने कहा था कि कोई भी लॉजिक है दुनिया की, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। फिर कुछ नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि एक नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक होनी चाहिए। वो क्या? ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है, ऐसी लॉजिक्स भी होती हैं। तो ऐसी लॉजिक बहुत कम होती हैं, लेकिन रेयर चांसेस तो होते हैं कि कोई भी लॉजिक ऐसी जो ना ट्रू है ना फॉल्स है बट वो एग्जिस्ट करती है। आई होप सो यू गेट इट कि ऐसी लॉजिक जो या तो ट्रू है या फॉल्स है उसे कहेंगे अरिस्टोटेलियन लॉजिक, और जो ना ट्रू है ना फॉल्स है, कुछ भी नहीं है, उसे कहेंगे नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। आई होप यहाँ तक आपको 100% क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू टू सिंबॉलिक लॉजिक। ऑलराइट गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं लॉजिक्स को, सिंबॉलिक लॉजिक्स। ओके, सबसे पहले आती है निगेशन लॉजिक। निगेशन लॉजिक के बारे में ये सिंबल याद रखिएगा, या इस तरह का प्यारा सा नोट, इसे नोट ऑपरेटर भी कह सकते हो, नोट लॉजिक भी कह सकते हो, निगेशन लॉजिक भी कह सकते हो। ये वर्ड्स याद रखना, जहाँ समझना है वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। सबसे पहली बात कि हमें एक ट्रूथ टेबल बनाना होगा। ये वर्ड याद रखना है आपने कि ये जो टेबल्स हम बना रहे हैं
इन्हें कहते हैं ट्रूथ टेबल्स। अब जो तो कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में पढ़ चुके हैं दैट्स वेल एंड गुड, आई होप सो आपने भी पढ़ा होगा, जिन्हें कन्फ्यूजन है वो याद कर लीजिएगा। ट्रूथ टेबल को हम शो करते हैं किसी एक स्टेटमेंट पे। तो ये जो पी है ना हमारा, ये पी जो है जो हर एक में लिखा होगा, पी एंड क्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि बस एक स्टैंडर्ड है कि पी से हम यूज़ करते हैं। तो पी एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं ताकि आपको कहानी ठीक से समझ आए। पी एक्सप्रेशन मीन्स कोई स्टेटमेंट, जैसे मैं ये कह दूं वी विल वॉच मैच टुडे, हम आज मैच देखेंगे, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं द पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम विल बी गोइंग टू विन दिस मैच टुमारो, कल जो मैच होने वाला है क्रिकेट का पाकिस्तानी टीम जीत जाएगी। तो ये मैंने क्या दिया, एक एक्सप्रेशन दिया। अब वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो अरिस्टोटेलियन लॉजिक को ट्रू करती हो, यानी कि वैलिड करती हो, कि वो ट्रू भी हो सकती है स्टेटमेंट, फॉल्स भी हो सकती है स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं एक्सप्रेशन। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पी की स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर मैं पी के ऊपर अप्लाई कर दूं नोट ऑपरेटर, यानी कि निगेशन अप्लाई कर दूं, निगेशन का सिंबल डाल दिया मैंने, और ये पी यानी कि निगेशन ऑन पी, तो निगेशन क्या करती है, ट्रू को कर देती है फॉल्स, और फॉल्स को कर देती है ट्रू। सिंपल एज दैट, या लिटरली क्या, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पी क्या है, एक एक्सप्रेशन, एक स्टेटमेंट, वट एवर इट विल बी, वो कुछ भी हो सकती है। ये भी हो सकती है इस संडे को बारिश होगी, तो ये जिसने स्टेटमेंट दी ये एक एक्सप्रेशन है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे ये हमारा क्या है, पी है। तो पी में हमने यूज़ क्या किया, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने एक्सप्रेशंस होंगे टू की पावर आपने उतनी ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी क्या है, पी एक्सप्रेशन कितने हैं, वन, सो टू की पावर वन इज इक्वल टू टू। इसका मतलब यहाँ पे टू वैल्यूज आएंगी, ट्रू फॉल्स। अगर आप कहोगे दो ऑपरेटर्स हैं या दो एक्सप्रेशन है, यानी कि टू की पावर क्या है, पी एंड क्यू, यानी कि टू है, तो टू टू द फोर, इसका मतलब यहाँ पे फोर वैल्यूज हम लिखेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आई होप काफ़ी लोगों को ये पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें आइडिया होना चाहिए। जैसे सेट ऑफ एलिमेंट्स पता किया करते थे, कैसे पता चलते थे, एलिमेंट्स सेट में कितने होते थे उसको टू की पावर रखते थे और पता चल जाता था इससे कितने सबसेट बनेंगे। यू गॉट इट ना, या आई होप सो यू गेट इट। अब यही बात यहाँ पे है, यहाँ पे हमने देखा पी एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे पी एंड क्यू दो एक्सप्रेशन है, तो दो एक्सप्रेशन है तो टू की पावर टू, यहाँ एक एक्सप्रेशन है तो टू की पावर वन, तो कितनी वैल्यूज आएंगी, ट्रू फॉल्स। इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे निगेशन अप्लाई करेंगे, तो निगेशन का मतलब है उल्टा दो, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, दैट्स इट, ये ट्रूथ टेबल खत्म हो गया। ओके, मूव ऑन। कंजंक्शन की बात जब आती है तो मैं यहाँ पे बात करूँगा, आपके पास एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर कब यूज़ होता है, जैसे इंटरसेक्शन, या सेट्स में जैसे इंटरसेक्शन होता था, लेकिन उसकी गोलाई होती थी, अगर आपको याद हो उसको ऐसे लिखा जाता था, ये काइंडली ऐसे है, या ऐसा ए जिसके अंदर स्टिक नहीं है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू द कंजंक्शन मीन्स एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, या ये वाला सिंबल क्या करता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक, ये बात आपने याद रखनी, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि एंड ऑपरेटर का मतलब है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, फॉल्स। पर पहले ट्रूथ टेबल तो बना लें यार। अब हमारे पास अच्छा ये एक और चीज़, कंजंक्शन हो, डिस्टिंक्शन हो, इम्प्लीकेशन हो, जितने भी आ गए हैं निगेशन के अलावा, वो हमेशा दो पे अप्लाई होंगे, क्योंकि दो स्टेटमेंट होगी तो उनके बीच हम बता पाएंगे एंड लग रहा है और लग रहा है, सिंगल पे नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, पी एंड क्यू क्या है, हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं या टू एक्सप्रेशंस हैं, तो अब कैसे लिखेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर ज़्यादा होते तो वो मैं बता देता, लेकिन अभी इतना ही जानना आपके लिए बेटर है कि आप इतना ही सीखो। ओके, अभी हमने कंजंक्शन में क्या पढ़ा, एंड ऑपरेटर में क्या सीखा, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग पी एंड क्यू के बीच में ये लगेगा, पी और क्यू के बीच में एंड लग गया, इसका मतलब है जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। आई होप यू गेट इट, या लेट्स कंटिन्यू। डिसजंक्शन, और अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो इसका मतलब उलट, जब दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ ये तब फॉल्स होगा, ये याद रखना आपने। क्या, और ऑपरेटर सिर्फ तब फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। तो बना लेते हैं फिर से, क्योंकि टू हैं तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आई होप यू गेट इट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब हमारे बीच में क्या, पी और क्यू के बीच में क्या लग रहा है, और ऑपरेटर लग रहा है, और साफ फरमाते हैं कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू,
जब दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा, फॉल्स। या ओके, आई होप यू गेट इट। जहाँ समझना है वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। इम्प्लीकेशन, और इसको कंडीशनल भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे पहले मैं टेबल बना दूँ और साथ साथ आपको बताऊँ, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 एक्सप्रेशंस हैं, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब सादा सा क्वेश्चन है कि सर अगर पी क्यू और आर होते, यानी कि 3 एलिमेंट्स होते, तो ऑफ कोर्स फिर 4 दफ़ा ट्रू होता, 4 दफ़ा फॉल्स आता, 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, इसी तरह टेबल बनता। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो बन जाएगा, डोंट वरी, अभी कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक छोटा सा मैप बना दिया आपके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सम टाइम आता है इफ़ पी इम्प्लाइज, इस सिंबल को कहते हैं इम्प्लाइज। ये भी मैं आपको बता दूँ कि इम्प्लीकेशन और कंडीशनल में जो सिंबल यूज़ होता है भैया वो ये होता है, और इस सिंबल को कहते हैं इम्प्लाइज। क्या कहते हैं, इम्प्लाइज। ये चीज़ें मैं साथ साथ इसलिए बताता हूँ, समटाइम ना असल नॉलेज बच्चों को देना ज़रूरी होता है, जो ये होता है, और वो मिस कर देते हैं, तो कसूर टीचर का होता है, हमें मिस नहीं करना चाहिए, या तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ऑलराइट, लॉजिक ये है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है इफ़ P इम्प्लाइज Q देन व्हाट इज़ P, इफ़ P इम्प्लाइज Q देन व्हाट इज़ Q। तो आपने याद रखना है कि P यहाँ पे होता है हाइपोथेसिस, तजुर्बा, या एंड एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट उसे कहते हैं जो चीज़ पहले आती है। क्या, एंटीसीडेंट उसे कहते हैं जो चीज़ पहले आती है। जैसे डी मैच रूल के डिवीजन वाला जो रूल है, अब याद होगा आई होप सो आपको। खैर मैं उसको टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रहा, अभी बात सिर्फ इतनी कि इफ़ P इम्प्लाइज Q देन व्हाट इज़ P, P इज़ हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट, या मुझे वर्ड भूल जाता है इसलिए मैंने लिख लिया एंटीसीडेंट। इसी तरह इफ़ P इम्प्लाइज Q देन Q इज़ बिहेविंग लाइक, और Q इज़ बिहेविंग लाइक, या और क्या वर्ड आ सकता है, Q's बिहेवियर, Q इज़ बिहेविंग लाइक, या Q's फंक्शन इज़, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपने बस ये याद रखना है, इफ़ P इम्प्लाइज Q देन P मे बी हाइपोथेसिस, मे बी एंटीसीडेंट, दोनों वर्ड वो ऑब्जेक्टिव में लिख सकता है। देन P इज़ एंटीसीडेंट वर्ड भी हो सकता है, हाइपोथेसिस वर्ड भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों नाम। एंड Q इज़ कंक्लूजन एंड कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट या कॉन्सिक्वेंट, ये वर्ड्स अक्सर ना मुझे भूल जाते हैं इसलिए मैंने लिख लिए, बट जब पेपर में सामने आएंगे फ़ौरन याद आ जाएंगे, या तो बस आपने ये याद रखना है। अब बात करते हैं इम्प्लाइज की। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इम्प्लाइज साहब क्या फरमाते हैं, इम्प्लाइज साहब ये फरमाते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर दोनों सेम हो, क्या ऐसी सिचुएशन, ये इम्प्लाइज के लिए बात याद रखनी है आप, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ट्रू ट्रू हो या फॉल्स फॉल्स हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। ऊपर के लिए अलग लिख लेता हूँ, नीचे के लिए अलग लिख लेता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इससे इंटरेस्टिंग। या इम्प्लाइज थोड़ा डिफरेंट है, वो एंड और की तरह काम नहीं करता। एंड में तो ये था कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में क्या था, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू। इम्प्लाइज कहता है जब दोनों सेम होंगे, ये बात याद कर लो। इम्प्लाइज क्या कहता है, जब दोनों यानी P एंड Q क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। बस इतनी सी बात है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। ट्रू ट्रू इज़ ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज़ ट्रू। अब कोई पूछे कि फिर बाकियों के साथ क्या होगा, क्या वो फॉल्स होंगे? नो। अब यहाँ पे सीखने को मिलेगी एक बात। पहले मैं ये ज़रा ये क्लियर कर दूँ, ट्रू ट्रू इज़ ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज़ फॉल्स। कैसे? अगर मुझे कोई आगे ये कह दे कि सर फॉल्स फॉल्स को ट्रू कैसे कह दिया, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ऐसी दो स्टेटमेंट्स जिन दोनों को मैं निगेट कर दूँ तो वो ट्रू बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस्लामाबाद में नहीं रहता, मैं कराची में नहीं रहता, इसका मतलब मैं कहीं और रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ। या क्या, मैं कराची में नहीं रहता, मैं इस्लामाबाद में नहीं रहता, तो ऑफ कोर्स ना, मैं दोनों जगह नहीं रहता, मेरी रेजिडेंस लाहौर में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कंडीशन हो जाएगी, ट्रू। मैं लाहौर में रहता हूँ और कैंट मुगलपुरा में रहता हूँ, तो ये क्या हो गया, ट्रू। आई होप यू गेट इट ना। या ओके, अब बात आई इन सब की। यार इसका लिए एक आसान सा तरीका बताता हूँ, बड़ा लॉजिकल वे है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना आपका, फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि ये आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन हैं, इनका ऑपोजिट आपने लिखना है। P इम्प्लाइज Q में जैसे यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स, तो ये क्या आएगा, ट्रू। दैट्स इंटरेस्टिंग याद रखने के लिए। अगर मैं आपको लॉजिकल वे बताने लगूंगा इसका तो शायद देर हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकटली बता रहा हूँ कि याद कैसे रखना है कि जो सेम है वो तो ट्रू हैं, और जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं जहाँ डिफरेंट है उनका ऑपोजिट आपने लिखना है, यानी रेसिप्रोकल लिखना है। ट्रू का रेसिप्रोकल फॉल्स और फॉल्स का रेसिप्रोकल ट्रू। आई होप यू गेट इट। जहाँ समझ ना आए वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। वीडियो का बेनिफिट ही है कि उसको 10 दफ़ा पीछे करके देखा जा सकता है, और क्लास में ये प्रॉब्लम होती है, समटाइम समझ नहीं आती और हम कन्फ्यूजन में टीचर से पूछ नहीं पाते। आई होप यू गेट इट। तो अब जो बाकी सिम्बॉलिक लॉजिक्स रह गई हैं हम उन्हें जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स कंटिन्यू।
ऑलराइट गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं बाई कंडीशनल को। रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ही उससे काम यहाँ पे होगा। बस इतनी बात याद रखिएगा कि इम्प्लाइज का साइन यूज़ किया था हमने इम्प्लीकेशन में यानी कंडीशनल में, और बाई का मतलब होता है दोनों, ठीक है, टू। तो बाई कंडीशनल में हम यूज़ करेंगे ये वाला एरो जो दोनों जानिब अपनी एरो को शो करता है। बड़ा सिंपल सा ये एक सिंबल सा है, ओके। इसको याद कैसे रखना है, मैं एक सिंपल सी लॉजिक बता देता हूँ। जब बाई का वर्ड आए, बाई कंडीशनल, तो आपने ये याद कर लेना है कि जब दोनों कंडीशन सेम होंगी तो ये ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखें, बाई ज़्यादातर वर्ड ये यूज़ करते हैं टू के लिए, ठीक है। तो बाई कंडीशनल जब दोनों कंडीशन सेम होंगी, मतलब दोनों ट्रू, ये स्टेटमेंट्स है ना, P इज़ अ स्टेटमेंट एंड Q इज़ आल्सो अ स्टेटमेंट। इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, ठीक है। इस सिचुएशन में हमने कहा बाई कंडीशनल क्या कहता है, बाई कंडीशनल कहता है कि जब दोनों ट्रू हों तो ट्रू, जब दोनों फॉल्स हों तो भी ट्रू, और जब एक भी ट्रू और एक भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स है। क्या, फिर से बाई कंडीशनल साहब फरमाते हैं कि जब दोनों सेम हो, तो ये वर्ड यहाँ पे लिखना ठीक होगा कि बाई कंडीशनल क्या कहता है कि जब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये हमेशा क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो वही करते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, और इसके अलावा बस फॉल्स या। तो ये आपने याद रखना है सिंपल वे में, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अगर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम यही देखते कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वो ट्रू है, जहाँ सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं वो ट्रू है, और बाकी सब क्या है, फॉल्स। आई होप यू गेट इट, ओके। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ये 3 ऐसे रूल्स हैं या ऐसे मेथडोलॉजीज़ हैं जो अप्लाई होती हैं किसी एक स्टेटमेंट पे। तो ये स्टेटमेंट हमने खुद से अज्यूम की। आप कह सकते हो कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये हमने खुद से अज्यूम किया है। अज्यूम क्या किया, P इम्प्लाइज Q। इफ़ अगर ये P इम्प्लाइज Q हो, ठीक है, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर P इम्प्लाइज Q हो तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि हम सिंपली इनको उल्टा देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। आई मीन P इम्प्लाइज Q है तो Q इम्प्लाइज P कर देंगे, दैट्स इट। या फिर से रिपीट कर देता हूँ, एज्यूम किया, खुद से एज्यूम किया कि कोई एक स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, क्योंकि जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं होगी ये तीनों फंक्शन परफॉर्म किस पे करेंगे। जैसे एडिशन है तो जब तक वैल्यूज़ नहीं होंगी तो एडिशन करेंगे किसका, ऐसे ही एक फंक्शन मिला उसके ऊपर लगेगा कन्वर्स। तो P इम्प्लाइज Q के लिए कन्वर्स क्या होगा कि इसका ऑपोजिट Q इम्प्लाइज P, ठीक है, ओके। इनवर्स बहुत ईजी है, दोनों का आपने निगेशन ले लेना है, वही चीज़, यानी P इम्प्लाइज Q ही रहेगा, बस दोनों के साथ क्या आ जाएगा, निगेशन का साइन आ जाएगा। एंड आई होप सो कि आपको याद होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया निगेशन का साइन, ऑलराइट। सो दोनों के साथ बस निगेशन का साइन आ जाएगा। लास्ट वन इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग, कॉन्ट्रापोजिटिव। ये क्या करता है, दोनों का कम्बिनेशन, यानी कन्वर्स और इनवर्स को मैच कर दो, इकट्ठा कर दो। पहले देखो P इम्प्लाइज Q है तो इसे कर दो Q इम्प्लाइज P, कर दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो दोनों के साथ निगेशन भी लगा दिया, यानी कि ये कन्वर्स भी किया और इनवर्स भी किया। द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेक अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में क्या करना है, सिंपली ऑपोजिट कर देना, P इम्प्लाइज Q है तो Q इम्प्लाइज P, दैट्स इट। इनवर्स में क्या करना है, सिंपली वही स्टेटमेंट उसे एज इट इज़ रहने देना है, दोनों के साथ निगेशन ले लेना है। आई होप यू गेट इट ना, या। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, दोनों काम कर देने हैं, इनवर्स करके दोनों के साथ निगेशन ले लेना, दैट्स इट, ओके। टोटोलॉजीज़ कहीं भी आ जाए, यानी कि ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है, हम नहीं जानना चाहते कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये कैसे बन रही है, बस हमने अभी ये डिस्कस करना है कि टोटोलॉजीज़ कब वेरीफाई होता है, यानी कब किस सिचुएशन में हम टेबल को टोटोलॉजी कहते हैं, टेबल को टोटोलॉजीज़ कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि हम जब भी कोई टेबल बनाते हैं, आप रफ सा कोई भी आइडिया ले लीजिए, तो टेबल बनाते वक्त हमें इस बात का आइडिया होता है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी फंक्शन लगा है, और एंड क्यू कुछ भी, हमने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जब सारे ट्रू होंगे, कौन से, फाइनलिस्ट, जो फाइनल आंसर आता है, जब भी हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई भी फंक्शन वट एवर इट विल बी, वो एंड हो सकता है, वो और हो सकता है, वो बाई कंडीशनल हो सकता है, वो कंडीशनल हो सकता है, कुछ भी करने के बाद अगर ये वाला पोर्शन सारे का सारा रिजल्ट फॉर्म जो है वो ट्रू हो, तो उसे हम कहेंगे ये क्या है, टोटोलॉजी है। ये क्या है, टोटोलॉजीज़ हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ़ ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू देन दैट इज़ टोटोलॉजी, दैट इज़ वेरीफाइंग दी टोटोलॉजी। सेम एज इट इज़ द केस विद द नेक्स्ट वन, एब्सर्डिटी।
एब्सर्डिटी क्या कहती है कि अगर सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो फॉल्स आ जाएं, यानी आई मीन कि ये जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि एक रफ सा आइडिया कि ट्रू 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 ट्रू, अगर इस तरीके से सारे ट्रू हों तो वो क्या होगा, वो हमारा भाई साहब टोटोलॉजी होगी। और इसी तरह अगर 4 फॉल्स आ जाएं, अगर 2/2 का टेबल है, ठीक है, 2/2, क्योंकि 2/3 का भी हो सकता है, तो फिर 8 आंसर्स आते हैं। 2/2 का टेबल होगा तो 4 आंसर्स आएंगे। फाइनल रिजल्ट्स जो लास्ट कॉलम में आते हैं, अगर 4 के 4 ट्रू हैं टोटोलॉजी, 4 के 4 फॉल्स हैं तो अब्सर्डिटी। आई होप यू गेट इट। कॉन्टीजेंसी, जब हाफ ट्रू हो और हाफ फॉल्स हो, इसकी भी शक्ल बना लेते हैं। जब ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स हो, कौन सी, ना मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ ना मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट पॉइंटिंग इट ऑन दी स्टेटमेंट, दीज आर शोइंग दी स्टेटमेंट प्रोपोर्शन, या आई एम टॉकिंग अबाउट दी फाइनल कॉलम जहाँ पे प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आता है। कोई भी ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना जब सारे ट्रू आ जाएं तो वो हो गया टोटोलॉजी, जब सारे फॉल्स आ जाएं वो हो गया अब्सर्डिटी, और अगर हाफ ट्रू और हाफ फॉल्स हो जाएं तो वो हो गया कॉन्टीजेंसी। आई होप अब तो क्लियर होगा। जिसे कन्फ्यूजन हो रही है ना, वीडियो को पीछे करके देख सकता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स एक्चुअल में ना सिंबल्स हैं, पर मैं पहले इनकी टाइप बता दूं। देयर आर 2 टाइप्स आर मेंशन्ड इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये शो करता है फॉर ऑल को और ये शो करता है देयर एग्जिस्ट को। फॉर एग्जांपल, इनके सिंबल कुछ इस तरीके से हैं कि ये फॉर ऑल के लिए यूज़ होता है और ये सिंबल जो है ये यूज़ होता है देयर एग्जिस्ट के लिए। अब मैं इसकी छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप ये कह दो कि स्कूल के अंदर हमें महफिल करवानी है या पार्टी करनी है और पूरा स्कूल आएगा, सबको खाना खिलाया जाएगा, तो वो फॉर ऑल, सभी को बुलाया जा रहा है, सभी को खाना खिलाया जा रहा है, सबको पार्टी दी जा रही है। बट अगर आप ये कहते हो कि सर स्कूल की जो क्रिकेट टीम है मैं सिर्फ उनको बुलाना चाहता हूँ, उनके साथ पार्टी करना चाहता हूँ और ये फंक्शन सिर्फ उनका होगा, सो देयर एग्जिस्ट के वो कुछ लोग होंगे, फॉर ऑल नहीं होंगे। खैर ये अच्छी एग्जांपल में भी ना हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि फॉर ऑल के लिए सिंबल ये यूज़ करते हैं और देयर एग्जिस्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्चुअली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी शो करनी हो कि ये वाली चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये वाली चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, और ये वाली चीज़ तो सभी पे, जो ऑल पे आ जाए, यानी कि सब पे एग्जिस्ट करती है। एक चीज़ है जो सब में एग्जिस्ट करती है, सबका नेम होता है, ह्यूमन में सबका एक नेम होता है, तो हर इंसान का क्योंकि नेम होता है तो वहाँ फॉर ऑल आएगा, देयर एग्जिस्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि वहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, जिन्होंने PhD की हुई है, सो देयर एग्जिस्ट सम पीपल, या तो वहाँ देयर एग्जिस्ट यूज़ करते हैं। आई होप सो कि इस क्लास ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी। आई नो दिस इज़ अ बोरिंग क्लास, बट ये जो थ्योरी होती है ना, समटाइम हमें सीखने में बहुत हेल्प दे देती है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। बाकी अप टू यू, क्या प्रैक्टिस कितनी करते हो, रिवाइज़ कितना करते हो, और सीखते रहा करो कुछ ना कुछ नए से नया। ज़रूरी नहीं सिर्फ स्टडी करनी है, स्टडी के अलावा भी स्टडी करनी है। या टीचर कितने बुरे होते हैं ना, ऐसे ही करते हैं हमेशा, एक तो पढ़ाने की बात हर टाइम करते रहते हैं। फ्रेश होना है, PUBG खेलो, टिकटॉक यूज़ करो, एंजॉय करो लिमिट में, हर चीज़ थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करो और अपना मेन फोकस अपने किसी मिशन को दो, क्योंकि अल्लाह को बेमकसद लोग नहीं पसंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। खुदा आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा सेहतयाब रखे और बेहद खुश रखे। अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट क्लास, अल्लाह हाफिज़ क्लास।